नमस्कार दोस्तों। आइए समझते हैं कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 का कट ऑफ कितना जा सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपके मन में आने वाले एक संभावित प्रश्न का जवाब देना चाहूँगा। हो सकता है कि आपके मन में न आ रहा हो लेकिन और दोस्तों के मन में आ रहा हो। और प्रश्न ये है कि सर अभी इस पर डिस्कस करने की क्या ज़रूरत है। एग्ज़ाम हो जाने दीजिए, हम लेवल देख लें पेपर का, उसके बाद से डिस्कस करेंगे तो कुछ बात समझ में आएगी। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि पहले से कट ऑफ के बारे में बात करना और एग्ज़ाम के बाद कट ऑफ के बारे में बात करना उसमें बहुत अंतर हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद पहले ही इस टॉपिक पर डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपना एक टारगेट सेट कर सकें। और जो बातें हम करने जा रहे हैं वो ऐसे ही नहीं है कि हवा हवाई बात होने वाली है। हम तथ्यों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर देखने जा रहे हैं कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। जब आपके पास एक टारगेट होता है कि इतना हमने स्कोर कर लिया तो सेफ़ हैं, आराम से प्रीलिम्स निकाल सकते हैं, तो आप अपनी तैयारी को उसी दिशा में मोड़ सकते हैं। अगर कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं तो उस पर मेहनत कर सकते हैं। और अगर सब कुछ भाग्य भरोसे छोड़ दें कि ठीक है देखा जाएगा कैसा पेपर आ रहा है, उसी हिसाब से हम स्कोर करेंगे, फिर देखेंगे कि कितना जा रहा है, तो हो सकता है कि आप उतना बढ़िया स्कोर ना कर पाएँ, वैसा परफॉर्म ना कर पाएँ जो आप अभी कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस पे पहले भी डिस्कस करें। एग्ज़ाम के बाद तो करेंगे ही। मैंने आपको याद दिलाया बीच में बोलते बोलते कि हम आंकड़ों के आधार पे बात करने वाले हैं, तभी हम सटीक अनुमान लगा पाएंगे और सही स्ट्रेटजी बना पाएंगे। तो हम पिछले 5 सालों के कट ऑफ देखने जा रहे हैं, फिर हम देखेंगे कि 2025 का कट ऑफ क्या हो सकता है, टारगेट क्या होना चाहिए। 2020 में आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कट ऑफ कितना था। ये मार्क्स हैं, ये नंबर हैं, प्रश्नों की संख्या नहीं। आप जानते हैं 150 प्रश्न आते हैं जो 200 नंबर के होते हैं। अभी मैं पूरा हिसाब किताब समझाऊंगा आपको। 110 नंबर का मतलब ये है कि प्रश्न इससे कम ही, ठीक है, 1.33 नंबर मिलते हैं एक प्रश्न सही करने पे। अभी मैं बताऊंगा। तो ये नंबर है, न कि प्रश्नों की संख्या है। ओबीसी कैटेगरी से 110 नंबर, ईडब्ल्यूएस से 112, एससी से 95, एसटी से 77, इसी तरह से फीमेल से 104। अब मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ और 2 कैटेगरीज का मैं बता रहा हूँ, बाकी आप आराम से देखिए। जनरल का 115 था 2021 में, ओबीसी का 113 था, बाकी आप आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा 2022 में जनरल का 111 गया था कट ऑफ और ओबीसी का 114 गया था। ये पीसीएस की एक ख़ास बात है कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि ओबीसी का कट ऑफ जनरल से ज़्यादा चला जाता है। नेट जेआरएफ वाले एग्ज़ाम में भी शायद ऐसा होता है, नहीं उसमें पता नहीं, मैंने किसी और परीक्षा में भी ये देखा था। कहने का मतलब ये है कि यूपी पीसीएस में ऐसा संभव है, होता आया है कि ओबीसी का कट ऑफ जनरल से ज़्यादा जा सकता है। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से है तो ये कतई मान के मत चलिए कि जनरल से नीचे कट ऑफ जाएगा। कभी चला गया वो अलग की बात है, लेकिन उससे ऊपर भी जा सकता है। बाकी कैटेगरीज का आप देख रहे हैं। 2023 का जो कट ऑफ था वो काफ़ी हाई गया था, 125 जनरल का, अनरिजर्व का, और ओबीसी का 128। ये कट ऑफ यहाँ भी आप देख रहे हैं ज़्यादा गया था। 2024 का एग्ज़ाम हुआ है, मेंस का भी हुआ है, रिजल्ट अभी नहीं आया है, जल्दी ही रिजल्ट आने की संभावना है। तो अनुमानित, इसको आप पक्का ना मानिए। वो पिछले जो स्कोर हमने देखे हैं, जो कट ऑफ देखा, उसी के आधार पे एक एवरेज अनुमान क्या है वो हम समझ लेते हैं। जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तब असली कट ऑफ पता चलेगा। और ये बड़ी समस्या वाली बात है, इस पे मैं अक्सर बात करते रहता हूँ। ये इस बात का सूचक है किसी भी परीक्षा में, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, ये सिस्टम अगर बना हुआ है कि फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही हम बताएंगे कट ऑफ कितना गया है, ये इस बात का सूचक है कि अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ट्रांसपेरेंसी तो वैसे भी नहीं है, कुछ गड़बड़ है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। या तो कार्य क्षमता में गड़बड़ी है, डर लगता है कि हम अभी बता देंगे तो ढेर सारे केसेस आ जाएंगे और मामला फंस जाएगा। तो भाई आप अपनी कार्य क्षमता को बेहतर करिए, या फिर भ्रष्टाचार चल रहा है और वो खुल जाएगा। खैर ये दिन दूर नहीं, अब ज़्यादा दिन नहीं है, बहुत जल्दी इस पे आंदोलन वगैरह होंगे और सब कुछ समय पर करना पड़ेगा। समय पे एग्ज़ाम के रिजल्ट से पहले आप, मतलब रिजल्ट के साथ ही जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है उसका कट ऑफ बताना पड़ेगा। फिलहाल अनुमानित कट ऑफ जनरल की 120 से 25 मानी जा रही है, ओबीसी का 15 से 20 के आसपास, एससी एसटी का आप इस हिसाब से देख सकते हैं। अब
इतना जो हमने देखा है उसका जब आप एवरेज निकालेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी। अब मैं उन दोस्तों से भी कह रहा हूँ जो एससी कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी के हैं, महिला कैटेगरी से आप हैं, तो भी आप इस बात को समझिए कि आप एवरेज जब देखेंगे तो पता चलेगा कि 120 प्लस करना सबसे सेफ स्कोर है। उससे नीचे भी कट ऑफ जा सकता है, उसमें हम नहीं जाएंगे। अभी हम इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि एक सेफ टारगेट हम चुन सकें। और जब टारगेट हमारा प्रैक्टिकली बड़ा होता है, ऐसा नहीं कि इतना बड़ा चुन लिया कि हम 200 में 200 नंबर लेके आएंगे तो आदमी थक जाता है, काम नहीं कर पाता। लेकिन मैंने कहा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए और बड़ा भी होना चाहिए। छोटा टारगेट रख लेंगे बॉर्डर के आसपास तो आप उसी लेवल पे तैयारी करेंगे, थोड़ा बड़ा रखेंगे तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो ये जो एवरेज हमने देखा तो हम कह सकते हैं कि चाहे आप ओबीसी हैं, चाहे जनरल कैटेगरी से हैं, एससी एसटी से हैं, तो भी आपको अपना जो टारगेट है वो 100 प्लस रखना चाहिए। ठीक है, तो आप 120 का टारगेट अगर आप रखते हैं तो समझिए कि आप आराम से प्रीलिम्स निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसमें। मैं आगे एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें आपको एक एक करके बताऊंगा कि कैसे आप इस बचे हुए समय को मैनेज करें कि आराम से 120 प्लस स्कोर कर पाएंगे, और ख़ास तौर से एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा क्या करें जिससे 120 प्लस खूब आराम से आप लेके आ पाएँ। फिलहाल 120 अंक तक मान लेते हैं आपने टारगेट रखा, तो एक एक स्टेप से आप समझ लीजिए कि ये मामला क्या है। मैंने कहा था कि 100 नंबर 110 नंबर का मतलब वो नंबर है, वो प्रश्नों की संख्या नहीं है। ये चीज़ बहुत सारे दोस्तों को शायद ना पता हो, अगर आपको पता है तो मैं रिवाइज़ करा देता हूँ। ये तो आपको पता ही रहता है कि 150 प्रश्न आते हैं, 200 नंबर का पेपर है। अब एक प्रश्न में कितने मार्क्स मिलेंगे? सीधी सी बात है, 200 में 150 से भाग देंगे, 1.33 लगभग आपको नंबर मिल रहे हैं। यानी कि एक प्रश्न आप सही करेंगे तो इतने मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने एक प्रश्न गलत किया तो जो मार्क्स मिलने वाले थे वो तो नहीं मिलेंगे। यानी कि सही करते तो इतने मिलते, वो तो गए ही गए। लेकिन इसी का ये जो पहले किसी कोई एक आपने सही किया होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि सारे प्रश्न गलत कर दिए, तो जो आपने सही किया है उस पर 1.33 मार्क्स मिले हैं, इसका 1/3 कट जाएगा। माइनस मार्किंग इस पे होती है। ये आपने समझा? थोड़ा सा और मैं समझा देता हूँ। आगे है, वैसे मैं समझा, मतलब 4.44 मार्क्स कटते हैं एक नंबर पे। अब अगर आप मान के चलें कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, तो कितने सवाल आपके सही होने चाहिए कि आप उतने नंबर लेके आ जाएं, 120 के आसपास लेके आ जाएं? उसका हिसाब आप यहाँ देख लीजिए। 120 लगभग 91 प्रश्न अगर आपने किया तो 120 से ज़्यादा मार्क्स आपके आ जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका टारगेट थोड़ा बड़ा रहेगा तो आप आराम से यहाँ तक पहुँच जाएंगे। 91 सही उत्तर हैं, एक भी गलत नहीं हुआ है, तो आप लेके आ जाएंगे। लेकिन ऐसा आज तक संभव नहीं हुआ है। अब कोई कह दे रहा है तो अलग बात है, कहने को कोई कुछ भी कह सकता है। ऐसा संभव नहीं है कि आप 91 करें, 100 करें और एक भी गलत ना हो। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको हम पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरे आत्मविश्वास के साथ सही करके आते हैं, मतलब हमें लगता है कि सही है, बाद में पता चलता है गलत है। कभी कभी तो ये पता चलता था कि प्रश्न ही गलत था, उसी में कोई टेक्निकल समस्या थी, आयोग ने ही हटा दिया, तो वो अलग चीज़ है। तो कहने का मतलब ये है कि आपसे गलतियां हो सकती हैं, इसीलिए आप इस, जहाँ तक प्रश्न को अटेम्प्ट करने की बात है, अगर आप 120 का टारगेट रखते हैं तो 130, 40, 45 यहाँ तक अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। हालांकि जब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि आप किस बात का ध्यान रखें ताकि ज़्यादा माइनस मार्किंग ना हो। ठीक है, 120 का टारगेट है, 135 के आसपास तो आप अटेम्प्ट करें ही करें। ठीक, फिलहाल अगर आपने निगेटिव मार्किंग की है तो आप यहाँ पर इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कितना क्वेश्चन गलत होगा, कितना हम अटेम्प्ट करें उसमें कितना गलत हम सह सकते हैं, कितने सही उसमें गुणा कर दीजिए 1.33 से और घटा दीजिए कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं उसमें इतने से गुणा करके इससे घटा दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि कितने प्रश्न आप करेंगे तो आप आराम से 120 प्लस स्कोर करके आ सकते हैं। अब एक चीज़ और है, ये जो समय बचा है अभी का, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है
मतलब आपकी जो सफलता है, इस बचे हुए समय का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं, वो सब कुछ इस बात पे निर्भर करता है कि अभी आप क्या कर रहे हैं। नहीं समझ में आई बात? अभी आप क्या कर रहे हैं से मेरा मतलब ये है कि क्या आप उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं जिनको आप पहले से जानते हैं कि यहाँ से कहीं से इक्का दुक्का प्रश्न आ सकते हैं, या फिर उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं जहाँ से आपको पता है कि यहाँ से तो प्रश्न आना ही आना है। यहीं से सफलता तय हो जाती है। यहीं से ये तय हो जाता है कि आप इस बार सफल होंगे कि असफल होंगे। मैं आपको 2 उपाय बताता हूँ। एक बिल्कुल फ्री वाला उपाय ये है कि करंट अफेयर वाली एक मैराथन वीडियो 5 घंटे 40 मिनट की है, वो पड़ी हुई है। वहाँ से मैं सबूत दिखाने वाला हूँ। पिछले 3 सालों से मैंने सबूत दिखाया है। पिछली बार मैंने आपको 93 प्रश्नों के सबूत दिखाए थे। पिछले 34 सालों की जो सीरीज़ चल रही है वो भी शामिल है और करंट अफेयर भी शामिल है। उसे आप दोहरा सकते हैं, या फिर कुछ ही मिनटों में दोहराना है तो आप, ये तो नोट वाला नंबर है, इस पे व्हाट्सएप मैसेज करिए, नोट ले लीजिए। तो आप इस समय वो पढ़िए जहाँ से ज़्यादा स्कोर होने की संभावना है, जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और टारगेट आपके पास है। आप अभी हिसाब लगा लीजिए कि किस विषय में आपकी स्थिति कैसी है, कहाँ कहाँ से आप स्कोर करके 120 प्लस ला सकते हैं। 93-95 प्रश्न आप आराम से हल कर पाते हैं, उसे पढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि आप नोट ही लीजिए। मैं नोट का इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा स्टडी मटेरियल अभी कोई बना नहीं है जिसे आप कुछ ही मिनटों में रिवाइज़ कर सकें और इतने ढेर सारे प्रश्न आ सकें। मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि पिछली बार 93 आए थे तो इस बार भी 93 ही आएंगे। हो सकता है उससे ज़्यादा आए, हो सकता है उससे कम आए, लेकिन इतना ज़रूर गारंटी देता हूँ कि इतने कम समय में जिस नोट को मैं दे रहा हूँ, जिसे मैं अभी बता रहा हूँ, इतने कम समय में पढ़ के किसी और मटेरियल से आप इतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकते। समय कम है तो आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। इस पर मैसेज करिए, नोट लीजिए, और अभी जो मैंने बताया आप एक बार अपनी एनालिसिस करिए कि 120 प्लस स्कोर करना है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई विषय बहुत ही कमज़ोर है। फिर देखिए कि उस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या आप उसका आधा भी कर पा रहे हैं कि नहीं, उसको कैसे मजबूत किया जाए। और अगर आपके पास नोट है तो आपकी टेंशन आधी से ज़्यादा वैसे ही दूर हो जाएगी, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। फिर उस कमी को दूर करने की कोशिश करिए। लेकिन कई बार एग्ज़ाम के टाइम पर एक कमी दूर करने के चक्कर में जो अच्छाइयाँ होती हैं, जो मजबूती होती है, उसे हम इग्नोर कर देते हैं। वो नहीं करना। जो आपकी मजबूती है उसे रिवाइज़ करते रहिए, बेहतर करिए। जहाँ कमी है उसी पे पैरेलल उस पर भी काम करिए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। फिलहाल आज के डिस्कशन में सिर्फ इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।